परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज में हमने 2 चीज़ें की पिछले वीडियो में। पहली क्या, स्पेशल नंबर्स यानी कि रेसिप्रोकल, कि आपका कोई नंबर है जो थोड़ा डिफिकल्ट है उसको निकालना, उसको हमने रेसिप्रोकल मेथड से किया था। दूसरा हमने क्या किया, दूसरा हमने किया था प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर। इसमें हमने 2 चीज़ें की थी। पहली क्या, कि जब भी आपका प्रोडक्ट दिया होगा a इंटू बी की फॉर्म में या a इंटू बी इंटू सी की फॉर्म में, शायद मैंने a इंटू बी इंटू सी का क्वेश्चन आपको नहीं करवाया, वो मैं आपको अभी करवा दूंगा। a के 2 क्वेश्चन जहाँ पे 3 का प्रोडक्ट आएगा, हमने 2 का किया था। दोनों चीज़ें सेम होती हैं बट फिर भी मैं करवा दूंगा। पिछली वीडियो के वैसे थंबनेल में मैंने डाल दिया था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर, पर मोर नंबर मैं शायद करवाना भूल गया, तो मैं आज वो करवा दूंगा। तो हमने इसमें क्या किया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में या तो आपका प्रोडक्ट जो है टोटल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा टोटल, उसको हमने कैसे हैंडल किया था, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की वैल्यू को कुछ भी डाल देते थे जो भी इंक्रीज डिक्रीज था। दूसरा हमने क्या किया था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमारा इंक्रीज या डिक्रीज ना होके क्या था, कांस्टेंट था। हमारा क्या था, प्रोडक्ट क्या था, कांस्टेंट। उसको हम कैसे सॉल्व किया था, या तो हमने उसको a प्लस पी प्लस ए बी बाई 100 को हमने 0 डाल दिया था, या उसमें हम x डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100%, हमने इससे इसको सॉल्व किया था। हमने 2 चीज़ें की थी प्रोडक्ट में, पहला इंक्रीज डिक्रीज, दूसरा कांस्टेंट। पर इंक्रीज डिक्रीज में हमने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की वैल्यू डाल दी थी, कुछ भी जो आ रही थी। जब भी आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट था इन 2 नंबरों का, तो हमने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को या 0 रखा था या फिर हमने उसको इस फॉर्मूले से किया था। देखो ये प्रोडक्ट आप कांस्टेंट है, ये काफ़ी वास्ट है आपका, इस पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं प्रोडक्ट कांस्टेंट पे। इसके हम डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम क्वेश्चन को हर डायरेक्शन से देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन को किन किन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। अगला मेथड देखते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ते हैं आज, कि जितने हमने आज तक क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चंस को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कैसे सॉल्व करेंगे, और उसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बेस पे ही हम लोग ये कांस्टेंट वाला भी फिर से करेंगे, क्योंकि वो मेथड थोड़ा सा अच्छा होता है। उससे पहले आपको मैं a इंटू बी इंटू सी के क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो ये है आपका कि आपका क्यूब की जो साइड है वो 10% से इंक्रीज हो गया, आपको वॉल्यूम में इंक्रीज निकालना है। आपका वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब क्या होगा आपका, a इंटू ए। तो यहाँ पे क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स है। इस केस में हम परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज को कैसे करेंगे, आप क्या कर सकते हो, 10% है आपकी वैल्यू, मतलब अगर आप 10% है आपकी वैल्यू, 10% आपको 3 बार इंक्रीज करना है, आपको यही चीज़ करनी है क्योंकि ये प्रोडक्ट में है। या तो आप तीनों को 10% इंक्रीज कर दो क्योंकि आपकी साइड इंक्रीज हुई 10% से, या तो आप तीनों को 10% इंक्रीज कर दो, या फिर आप किसी एक नंबर को 3 बार 10% से इंक्रीज कर दो। एक ही बात मैंने को पहले बताया था। तो किसी एक साइड को 10 से 3 बार इंक्रीज करने का क्या तरीका होता है, सक्सेसिव परसेंटेज। 10 और 10 में अगर आप लगाओगे सक्सेसिव परसेंटेज तो आपका बनेगा 21। अब 21 में और 10 में लगाओगे ये आपका बनेगा 33.1% इंक्रीज, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो आपकी क्यूबॉइड की 2 साइड को 10% से इंक्रीज किया गया है, तीसरी साइड को मैं कितना डिक्रीज करूं कि मेरा वापस से वॉल्यूम मेरी सेम बन जाए। देखो क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, a क्यूब, मतलब कि a इंटू ए। मैंने 2 साइड को 10 से इंक्रीज़ किया, 10% से 2 साइड को इंक्रीज़ किया। तीसरी साइड को मुझे x% से डिक्रीज़ करना है ताकि मेरी वॉल्यूम सेम बन जाए। अब 10 और 10 का सक्सेसिव परसेंटेज कितना होता है, 21। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने 21% इंक्रीज़ किया। अब मुझे x% डिक्रीज़ करना है, वापस से सेम वैल्यू लेके आनी है। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर कांस्टेंट आ रहा है, मतलब पहले भी आपका वॉल्यूम v था, अभी भी आपका वॉल्यूम v है। तो जब भी आपका प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर कांस्टेंट रहेगा, आप क्या लगा सकते हो, 2 को मैंने सॉल्व किया, तीसरे को मैं लगा सकता हूँ कि मेरा 21% से बड़ा है तो मैं कितना माइनस करूँ कि वापस सेम बन जाए। बड़ा है तो प्लस करेंगे, इतने % आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि मैंने 21 से बढ़ाया है, x से माइनस करना है, इसको 0 रख दो आप, क्योंकि सक्सेसिव परसेंटेज आपका 0 है क्योंकि आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, आपको सेम वही वैल्यू चाहिए। तो आप चाहे तो फॉर्मूले से कर लो, चाहे इसको आप सक्सेसिव परसेंटेज से कर लो। पहले आपको 10 और 10 का एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके साथ आप आगे ये लगा सकते हो 21 और x के साथ आप या फिर ये कर लो या फिर ये कर लो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको ट्राई करो। अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ सीखते हैं,
सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज जब भी आपका फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होता है ना, इसकी जो वैल्यू है आपकी वो अप्रोक्सीमेटली a प्लस बी के बराबर होती है, थोड़ी सी कम होती है। जैसे अगर मैं बात करूं 10% की, 10% का मुझे सक्सेसिव परसेंटेज निकालना है तो मैं निकालूंगा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 बाई 100, ये मेरी 21 आ गई। मतलब कि 10 प्लस 10 अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है 21 के। क्योंकि जो मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना उसमें ये वैल्यू छोटी होती है, जो ये वैल्यू है 10 होगी, 15, 7, अगर आप वैल्यू बढ़ाओगे 100, 200, 300 वो बात अलग है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं आपके, उसमें आपकी जो वैल्यू होती है ए या बी की वो छोटी वैल्यूज होती हैं। तो उस केस में क्या होता है, आपका जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की जो वैल्यू होगी ना वो अप्रोक्सीमेटली ए प्लस बी के बराबर होती है। देखो ये चीज़ आप एक बार सीखोगे, बार बार यूज़ करोगे, ध्यान से देखना इसको। अभी मेरी वैल्यू 25.97% आई है, वॉल्यूम दी है। वॉल्यूम मतलब कि 3 बार मैंने नंबर को इंक्रीज़ किया। मेरे पास एक नंबर था, मैंने उसको 3 बार इंक्रीज़ किया और मेरे पास 25.97 बन गया सक्सेसिव परसेंटेज। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं उन 3 नंबरों को ऐड करूँगा तो अप्रोक्सीमेटली 25 के बराबर आएगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, 10% का सक्सेसिव परसेंटेज 21 था। अगर 10 और 10 को ऐड करूँगा तो मेरा कितना आएगा, 21 के पास आएगा। अगर मैं 10% का 3 बार परसेंटेज निकालता हूँ, सक्सेसिव परसेंटेज मेरा 33.1 आता है। अगर तीनों को मैं ऐड करता हूँ तो भी 30 आता है, मेरा पास आ रहा है इसका ये। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा 25 है वो मेरा आंसर को 3 बार अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरा 25 के आसपास जाना चाहिए। अगर 10 को मैं 3 बार इंक्रीज़ करता हूँ, मैं पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करता हूँ, सिंपल 3 बार ऐड करो 30 आएगा, 30 उससे बड़ा है तो ये होगा नहीं। इसको छोड़ दो, अभी 9 की बात करते हैं। 9 को 3 बार आप ऐड करोगे 27 आएगा, मतलब 9 का 3 बार सक्सेसिव परसेंटेज करोगे तो 27 से बड़ा आएगा, ये भी नहीं हो सकता। बात करते हैं 5 की। 5 को 3 बार आप ऐड करोगे 15, तो अगर मैं सक्सेसिव परसेंटेज निकालता हूँ 5 का तो 15 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 17-18 के आसपास आएगा, मुझे 25 है, ये भी नहीं हो सकता। बात करते हैं 8 की। 8 और 8 और 8 थी 24 होता है, 24 25 के पास जा रहा है, मतलब यही मेरा आंसर होगा। तो इस तरह से आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो सक्सेसिव परसेंटेज में, जहाँ भी आपको एक वैल्यू पता है जो आपकी इंक्रीज होने के बाद आ रही है। ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ, यही सेम चीज़ आपकी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़ होने वाली है। इसको ध्यान से करो। इसको मतलब आपका नंबर वो देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा नंबर 8 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको 3 से डिवाइड करने पे 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मेरा आंसर 8 के आसपास ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा इसको ईजी वे में थोड़ा सा हैंडल कर सकते हो ऑप्शन को देख के। अभी आगे बात करते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर की। अभी देखो परसेंटेज आपका एक बेस होता है, ठीक है। तो परसेंटेज में आपको हर चीज़ सीखनी है। ऐसा नहीं आप बोल सकते कि हम सिर्फ एक ही तरीका सीखेंगे और वही अप्लाई करेंगे। वो चीज़ आप बाद में डिसाइड कर सकते हो जब आप प्रॉफिट लॉस एलिगेशन करोगे, जो भी आप सोल्यूशन मिक्सचर रिप्लेसमेंट रिमूवल जो भी आप करोगे, आप वहाँ डिसाइड कर सकते हो आपको लगाना क्या है। लेकिन परसेंटेज आपका अर्थमेटिक का बेस होता है, तो परसेंटेज में आपको हर एंगल से चीज़ को सीखना है। अर्थमेटिक को पूरा सीखना है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही चीज़ सीख ली उसी में डायरेक्शन में आपको जाना है। हो सकता है आपका एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आए कि पर्टिकुलर मेथड 1 से ना हो रहा, आपको वहाँ पे मेथड 2 अप्लाई करना पड़े। तो सीखो सारे, अप्लाई एक करो अपने। थोड़ा मतलब परसेंटेज में आपको होता है क्या, परसेंटेज से आपका थोड़ा सा मैथ डेवलप होता है, आपका अर्थमेटिक परसेंटेज पूरा ही डेवलप करता है। तो परसेंटेज को आप हर पर्सपेक्टिव से सीखने की कोशिश करो, तभी आप आगे उसको अप्लाई कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम हर चीज़ कवर करेंगे, पहले हर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हम आगे क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे, जो जो क्वेश्चन आपको जिस मेथड से अप्लाई करना होगा मैं आपको बताऊंगा। इवन आप खुद से अपना मेथड डिसाइड कर सकते हो। आप बिना सीखे मेथड में डिसाइड करो, पहले आप सीखो, देन लेट योर माइंड डिसाइडेड कि आपको क्या सीखना है। आपके वो नेचुरली आपके अंदर से आएगा कि हमें इतने सारे मेथड्स हमें आते हैं, इसमें से हमें ये मेथड यहाँ अप्लाई करना है। वो प्रैक्टिस जब आप करोगे हर मेथड की, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे को इस पर्टिकुलर मेथड में ये वाला लगाना है। ठीक है, चलो आगे करते हैं इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर में। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको होता कुछ नहीं, वैसे मैंने आपको एक परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज करवाया था। मैंने आपको बोला था कि जैसे अगर मैं 100 को 10% से इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आती है, 100 × 1.1। ठीक है, इस 1.1 को ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्म इसकी चेंज करते हैं जो हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अभी मैं 1.1 को लिख सकता हूँ 11/10। तो ये मेरा जो है, ये मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया MF।
मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मैं 100 को या किसी भी नंबर को, नंबर की यहाँ बात नहीं हो रही कि नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं, जब हम मल्टीप्लाई फैक्टर की बात करते हैं हमारा मतलब सिर्फ परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज से है, और यही इसका बेनिफिट है। जब आप मल्टीप्लाई फैक्टर से क्वेश्चन करोगे ना, तो आपका क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज़ दी होंगी 20,000 25,000 जो भी आपकी वैल्यू दी होगी उसको आप नहीं छेड़ोगे, आप सिर्फ परसेंटेज को देख के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। यही इस मेथड का फ़ायदा है। अभी देखो 10% से मैंने इंक्रीज़ किया, 10% की वैल्यू कितनी होती है, ये आपका परसेंट में है, इसकी वैल्यू पहले फ्रैक्शन में लिखते हैं कितनी होती है, 1/10 होती है। फ्रैक्शन में कितनी होती है, 1/10 होती है। मैंने परसेंट से क्या लिखा, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन से मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखना है इसका, तो मैं क्या करूँगा, इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ में मुझे ऐड करना है दोनों वैल्यूज़ को। मतलब नीचे तो मेरा 10 ही आएगा, ये तो 10 फिक्स रहेगा नीचे तो मेरा। इंक्रीज़ के केस में मुझे क्या करना है, 1 और 10 को ऐड करके ऊपर लिखना है, ये वाली वैल्यू आपकी आ गई। मतलब कि जब आप 100 को 10% से इंक्रीज़ करते हो तो आप 10% को लिखते हो 1.1, 1.1 को आप लिखते हो 11/10। तो ये वैल्यू पे आप कैसे अराइव करोगे, सिर्फ परसेंटेज को देख के। परसेंटेज को आपको पता है फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 1/10। 1/10 अगर फ्रैक्शन का मुझे, इस फ्रैक्शन का मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है तो ये वैल्यू इंक्रीज्ड है, एरो ऊपर है ना, तो इंक्रीज वाले केस में प्लस करते हैं, 1 + 10 11/10 आएगा। वापस मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, मतलब मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से वापस फ्रैक्शन पे आना है, तो मैं क्या करूँगा, नीचे मेरा सेम रहेगा, नीचे वाला मेरा फिक्स रहेगा, मुझे वापस आना है तो मैं 11 बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू माइनस कर दूंगा, तो मैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दूंगा। मैं फिर से आपको बताता हूँ, 10% को आप परसेंट था, आपने फ्रैक्शन में 1/10 किया। 1/10 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर करने का तरीका क्या होता है, नीचे तो आपका 10 ही आएगा, ऊपर क्या आएगा, दोनों का सम क्यों आएगा, क्योंकि इंक्रीज़ की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 10 का नहीं है, वो 10% इंक्रीज़ का है, मतलब 10 को इंक्रीज़ को दोनों को कंसिडर करने के बाद मैंने ये लिखा है, तो ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से वापस फ्रैक्शन पे अगर आपको आना है, अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता है और आपको ये पता करना है कि वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर किस फ्रैक्शन का आया है, तो नीचे तो आप 10 का 10 रखो, 11 में से 10 को माइनस कर दो, मतलब बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू माइनस कर दो, आपका 1 आ जाएगा। ये चीज़ें काफ़ी सिंपल होती हैं। जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको एकदम सोचना पड़ता है, तो वो चीज़ आप कैसे डेवलप करोगे, वो थिंकिंग आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इस फ्रैक्शन का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऐसे ये होगा, इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर का फ्रैक्शन ये होगा, वो तभी आपको पता चल पाएगा अगर आप इसको ऊपर करोगे अपने आप से, ठीक है। क्वेश्चन को देख के आप नहीं पता कर सकते। अगर मैं बात करूँ 10% डिक्रीज़ की, अगर मैं बात करूँ 10% डिक्रीज़ की, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ 10% डिक्रीज़ की तो मेरी 0.9 आएगा, मतलब कि इसको अगर मैं चेंज करके लिखूँ तो 9/10 मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, देखते ही 10% को मैं कैसे लिखूँगा फ्रैक्शन में, 1/10, 1/10 आ गया। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा परसेंट था, ये मेरा क्या था, फ्रैक्शन। अब मुझे यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे जाना है, इसके किस पे जाना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे। नीचे तो मैंने बोला आपको 10 ही आएगा, फिक्स रहेगा। डिक्रीज़ है तो आपको माइनस करनी है वैल्यू, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9। अब अगर मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता है 9/10 है, मुझे वापस से फ्रैक्शन पे आना है, मैं कैसे आऊँगा, नीचे तो आपका सेम रहेगा, आपको क्या करना है, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू माइनस करनी है। ये फंडा आपका सेम रहेगा दोनों में, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर के, तो आपका वापस से फ्रैक्शन आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि एक परसेंटेज का फ्रैक्शन देख के उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालना है और मल्टीप्लाइंग फैक्टर से वापस से फ्रैक्शन कैसे निकालनी है, ठीक है। आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस भी की होगी, अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा 1 से बड़ा है, देखो ये ऊपर वैल्यू 11 बड़ी है, नीचे छोटी है, जब भी मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से बड़ा होगा मतलब वो इंक्रीज वाले का है। जब भी मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से छोटा होगा, 9/10 1 से छोटा है ना, मतलब जब भी आपका न्यूमरेटर कम होगा डिनोमिनेटर से, जब भी आपको ऊपर वाला वैल्यू कम होगी मतलब वो आपकी डिक्रीज वाले का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। जब भी आपकी वैल्यू ऊपर वाली बड़ी होगी मतलब आपका वो इंक्रीज वाले का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी यहाँ पे कि परसेंट से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से वापस से फ्रैक्शन पे कैसे आना है, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर को देख के कैसे पता लगाओगे कि वो वैल्यू आपकी इंक्रीज या डिक्रीज है। अगर 1 से बड़ी है तो इंक्रीज होगा, 1 से छोटी है तो मतलब अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वो इंक्रीज्ड वैल्यू है, अगर आपका न्यूमरेटर छोटा होगा तो आपकी डिक्रीज्ड वैल्यू है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं आगे। क्वेश्चन में जाने से पहले आप एक बार मुझे इस नंबर की फ्रैक्शन को मल्टीप्लाइंग फैक्टर में और मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाओ, इंक्रीज डिक्रीज दोनों के लिए। तो आपने कैसे ट्राई किया होगा इसको। अगर मैं इंक्रीज की बात करूँ
तो मेरा 20 कितना होता है, 20 की वैल्यू मेरी कितनी होती है 1/5। अगर मैं इंक्रीज़ की बात करता हूँ पहले, इंक्रीज़ में क्या आएगा मेरा, नीचे 5 रहेगा, दोनों को ऐड कर दो, 5 + 1 6, ये आपका क्या आ गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से वापस फ्रैक्शन में कैसे आओगे, नीचे आपका 5 का 5 ही रहेगा, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू माइनस कर दो, तो देखो वापस आपका 1/5 आ गया। अगर मैं बात करूँ डिक्रीज़ की, मेरे पास मेरी वैल्यू 1/5 थी 20%, मुझे इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, तो नीचे तो मेरा 5 ही आएगा, फिक्स रहेगा, मैंने आपको पहले बताया है। 5 में से 1 गया 4, मतलब आप वैल्यू माइनस कर दो, यहाँ आपने क्या किया था, प्लस किया था, यहाँ आप क्या करोगे, माइनस करोगे। 5 में से 1 गया 4/5। अगर मुझे वापस से यहाँ पे आना है तो मैं क्या करूँगा, नीचे मेरा 5 ही रहेगा, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस कर दो 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से फैक्टर पे आने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस कर दो, उसको ऊपर लिख दो, नीचे आपको वही आएगा। और यहाँ से अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे जाना है, इंक्रीज के केस में आपको दोनों को प्लस करना है, नीचे वही आएगा। डिक्रीज के केस में आपको दोनों को माइनस करना है, 5 में से 1 गया 4, नीचे 5 का 5 ही आएगा। ये पहला क्वेश्चन है, हम करते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, थोड़ा ईजी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो आपका जो नंबर 20% से इंक्रीज हुआ है, तो आपको क्या करना है, परसेंटेज चेंज निकालना है ओवरऑल। अभी अगर मैं बात करूँ 20% की, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, 1/5 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है 6/5। तो मुझे 6/5 मैंने 2 बार किया, तो मुझे टोटल निकालना है। अब 6/5 2 बार किया, तो मतलब कि 6/5 × 6/5। देखो हमने सिर्फ मल्टीप्लाइंग फैक्टर पर फोकस करना है। ठीक है, 6/5 × 6/5 कितना आ गया आपका, 2 बार करने पे 36/25। ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है। आपको फ्रैक्शन चाहिए, क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर की हेल्प से सॉल्व करूंगा, जो मेरा आंसर आएगा वो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर में आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इक्वल टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही होगा आपका। तो आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, नीचे 25 का 25 आएगा, बड़ी में छोटी वैल्यू को हटा दो, 36 25 11, तो इतने % आपका आंसर होगा। 1/25 कितना होता है 4, 4 × 11 44%। तो 44% टोटल इंक्रीज आ गया आपके नंबर में। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपकी रेडियस 20% से इंक्रीज हुई है, आपको चेंज इन एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है πr², मतलब ये तो कांस्टेंट छोड़ दो, r × r, मतलब आपको 2 बार इंक्रीज करना है 20% से। 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है 6/5, 6/5 × 6/5 कितना हो गया 36/25। ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, इसका आपको फैक्टर निकालना है। 36 में 25 गए 11/25, 1/25 कितना होता है 4%, × 11 करेंगे 24% आपका परसेंटेज इंक्रीज आ गया एरिया में। अब ये आपका एक नंबर 10% से इंक्रीज हुआ है, उसको मैं कितना डिक्रीज़ करूँ कि वापस से मेरा सेम नंबर बन जाए। अभी देखो परसेंटेज की बात करते हैं। 10% की वैल्यू होती है 1/10, 1/10 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 11/10। मतलब आपने नंबर को 11/10 किया, वापस से सेम नंबर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 10/11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने निकाला है सेम बनाने के लिए। तो इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर का फैक्टर कैसे निकालोगे, नीचे से 11 आएगा, बड़ी में छोटी वैल्यू हटा दो, 11 में 10 के 1/11 कितना होता है 9.09%। आपको उसको डिक्रीज करना पड़ेगा सेम बनाने के लिए। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के केस में जब भी आपको बैलेंस करना होगा तो आपको उसको उल्टा नंबर लेना पड़ेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट रेशियो में भी काम आएगा। जहाँ भी आपकी रेशियो A/B होगी, उसको बैलेंस करने के लिए B/C लेना पड़ेगा। मतलब रेशियो केस में उल्टा लेना पड़ता है आपको। रेशियो मान लो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मान लो, एक ही बात है। आपको सेम नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको उल्टा करना पड़ेगा। अगर मैंने नंबर को 10% से इंक्रीज़ किया, मतलब मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया 11/10। मुझे इसको वापस बनाना है तो 10/11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया मेरा, इसको मुझे वापस से लेके आना है फ्रैक्शन में। तो मैंने आपको बताया नीचे 11 आएगा, 11 में से 10 गया 1/11 कितना होता है 9.09%। ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, कैंसल आउट वाला, यही आपका यूज़ होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जहाँ पर कॉन्स्टेंट रहेगा। क्वेश्चन करते हैं उस पर। अभी नेक्स्ट है आपकी एक रिएक्टेंगल है, उसका आपने लेंथ को 10% से इंक्रीज़ किया, उसकी ब्रेड्थ को कितना % डिक्रीज़ करूँ कि वापस से मेरा सेम बन जाए। अभी देखो यहाँ पे आपका एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ आपको एरिया सेम बनाना है, मतलब आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर सेम बनाना है। जहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आपको इक्वल करना होता है, वहाँ आप क्या करते हो, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर लोगे, उसका उल्टा मल्टीप्लाइंग फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करोगे। देखो 10% है आपका, 10% लेंथ कितनी होगी आपकी, लेंथ आपकी हो जाएगी, क्या होगा इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसका 10 का 1/10 होगा ना इसका फ्रैक्शन, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 11/10, मतलब आपकी 11/10 हो जाएगी लेंथ।
ठीक है। अब आपको ब्रेड्थ को क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेड्थ को 10/11 करना पड़ेगा, तब जाके आपका वापस से ये कैंसिल हो जाएगा, आपका एरिया सेम बन जाएगा। ठीक है, तो 10/11 आपको करने के लिए मल्टीप्लाई फैक्टर 10/11 लिया आपने, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी आपकी, नीचे 11 आएगा, ऊपर 11 में 10 में 1, 1/11 किसके बराबर होता है, 9.09% आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको डिक्रीज करना पड़ रहा है, इंक्रीज करना पड़ रहा है, कैसे पता चलेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को देखो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 1 से छोटा है, ऊपर 10 है नीचे 11 है, अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 1 से छोटा है तो मतलब इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो डिक्रीज्ड होगी, मतलब ये वैल्यू आपकी डिक्रीज्ड है, डिक्रीज होने के बाद ये वैल्यू आपकी, क्योंकि आपका न्यूमरेटर छोटा आ रहा है, तो इसकी हेल्प से जो फ्रैक्शन निकालोगे, इसकी फ्रैक्शन से जो आंसर आएगा उसमें डिक्रीज लगाना पीछे, क्योंकि ये वैल्यू आपकी 1 से छोटी है। अभी देखो यहाँ पे आपका प्राइस डिक्रीज हुआ, आपको कंजप्शन इंक्रीज करनी है ताकि आपको सेम एक्सपेंडिचर में खर्चा निकल जाए। ये भी आपका क्या है कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज कांस्टेंट। आपका एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन। आपका प्राइस डिक्रीज हुआ कितने से, 20% से, 20% कितना होता है 1/5, 1/5 डिक्रीज हुआ है, तो 1/5 डिक्रीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 4/5। ये आपको माइंड में करना है, हर बार लिखना जरूरी नहीं होता, आपको सोचना दिमाग में कि आप कैसे उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप सीधा लिख सकते हो। बात करते हैं कंजप्शन की। अब वापस से एक्सपेंडिचर सेम करने के लिए कंजप्शन को 5/4 करना पड़ेगा। 5/4 आपकी इंक्रीज वैल्यू है, क्योंकि आपका 5 बड़ा है, ये 5/4 आपकी इंक्रीज वैल्यू है, तो जो आपका आंसर आएगा वो इंक्रीज में आएगा, क्योंकि आपकी वैल्यू बड़ी हुई है। ये इसका फैक्टर निकालो, कैसे निकालोगे, नीचे तो 4 आएगा, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू माइनस करो, 5 में 4 गया 1, 1/4 कितना होता है 25% इंक्रीज आपको करना पड़ेगा आपका अपना कंजप्शन, ताकि आपका उतना ही खर्चे में काम निकल जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कांस्टेंट रहेगा उस केस में आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा सकते हो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को आप प्रोडक्ट कांस्टेंट ना भी रहे तब भी लगा सकते हो, उस पर भी क्वेश्चन करते हैं। देखो प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट ना रहे उसमें भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर को कैसे अप्लाई करना है, उससे वो क्वेश्चन करने से पहले एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं। पहले देखो आपका एक नंबर 20% से इंक्रीज हुआ है, फिर 25% डिक्रीज हुआ है, फाइंड टोटल चेंज। 20% इंक्रीज होने का क्या मतलब हुआ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5, 25% डिक्रीज होने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 3/4। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 18/20, काटेंगे इसको कितनी आएगी 9/10। तो टोटल आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर रिजल्टेंट 9/10 आ गया। 9/10 का फैक्टर कैसे निकालोगे, नीचे 10 आएगा, 10 में से हो गया 1, इतने परसेंट आ गया। 1/10 कितना होता है 10%। ये वैल्यू ऊपर वाली छोटी नीचे वाली बड़ी है तो डिक्रीज, मतलब कि आपका रिजल्टेंट नंबर 10% से डिक्रीज हो गया। जब आप उसको 20 से पहले इंक्रीज करोगे, 25 से डिक्रीज करोगे तो रिजल्टेंट नंबर आपका क्या होगा 10% से डिक्रीज होगा। देखो इसमें क्या किया, इसमें दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर थे आपके, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई वो आपकी 1 से छोटी आई। 1 से छोटी का मतलब होता है डिक्रीज। ठीक है, आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से फैक्टर निकालते हो, कैसे मैंने आपको पहले बताया। अगला क्वेश्चन करते हैं इस पर। अभी देखो इसको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन क्या है कि आपकी कीबोर्ड की लेंथ जो है 14.28% से इंक्रीज हुई है, ब्रेड्थ आपकी x% से इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, हमें नहीं पता क्या हुई है, वो हमें निकालना है। x भी निकालना है, इंक्रीज या डिक्रीज है वो भी निकालना। आपकी हाइट जो है 9.09% से डिक्रीज हुई है। ये 3 ऑपरेशन लगाने के बाद जो आपकी वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज है वो 20% आया है, तो हमें क्या निकालना है x निकालना है। अभी देखो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर कांस्टेंट नहीं है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा कि वॉल्यूम सेम आ गई। प्रोडक्ट आपका कुछ ना कुछ आया बट चेंज होकर आया, लेकिन वो चेंज वैल्यू भी आपको पता है, तब भी आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा सकते हो। अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है या 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का प्रोडक्ट आपको पता है, वो वैल्यू क्योंकि अगर आपको वो पता है तब भी आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से उसको सॉल्व कर सकते हो। अभी देखो सबसे पहले क्या करते हैं, 14.28% की वैल्यू कितनी होती है 1/7। ये मैं लिख रहा हूँ फ्रैक्शन, ये लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 1/7 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है 8/7 होगा, क्योंकि इंक्रीज है। x को मैं मान लेता हूँ, x ही मान लेता हूँ इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने। 9.09 कितना होता है 1/11, डिक्रीज्ड है तो 11 में से गया 10/11, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। वॉल्यूम की बात करते हैं, ये कितनी है 1/5, इंक्रीज्ड है तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5 आ गया। तो हमें कुछ नहीं करना, हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8/7 है, दूसरा x है, तीसरा 10/11 है, रिजल्टेंट हमारा 6/5 है। ठीक है, इस यहाँ से आप x निकाल लो, ये आपका बनेगा 6 × 7 × 11 डिवाइड बाई 50 × 8, ये बनेगा आपका 400, ये बनेगा
42 क्या 22 462, ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। इससे आपको वापस फ्रैक्शन पे आना है, मैंने आपको पहले बताया। वापस फ्रैक्शन में कैसे आओगे, नीचे 400 को 400 आएगा, बड़ी में छोटी वैल्यू उठा दो, कितना आ गया 62, इतने परसेंट आएगा आपको। तो 62/400 का फ्रैक्शन से परसेंट निकाल लो, ऐसे निकाल लोगे इन 200 करके, ये आपका बनेगा 15.5% आपका आंसर आ गया कि आपने बी में 15.5% का चेंज किया है। ये वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 1 से बड़ा आया, तो ये वैल्यू आपकी इंक्रीज्ड वैल्यू है। तो आपको 15.5% चेंज इंक्रीज करना पड़ेगा आपकी ब्रेड्थ में, ताकि आपका रिजल्टेंट वॉल्यूम जो है वो 20% से इंक्रीज हो जाए। इस क्वेश्चन को आप रिफ्रेज ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये आपका प्रोडक्टिव 3 नंबर था, मतलब आपका वॉल्यूम कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। तभी चीज़ मैं यहाँ पे लगा पाया कि जो तीनों का प्रोडक्ट मैंने 655 इसलिए लिखा था, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आपका जो वॉल्यूम और इन तीनों में और वॉल्यूम में जो रिलेशन है वो प्रोडक्ट में है। अगर रिलेशन प्रोडक्ट में ना हो तो आप यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। नंबरों का प्रोडक्ट में होना बहुत ज़रूरी है। आइदर प्रोडक्ट विल बी कांस्टेंट, या फिर आपका जो प्रोडक्ट होगा उसकी कोई वैल्यू आपको दी होगी, वहाँ पे आप ये वाला मेथड लगा सकते हो। तो आप ये भी बोल सकते हो कि अगर मैं आपको ये क्वेश्चन इसकी जब भी आपका प्रोडक्ट में नंबर होता है, मैंने आपको क्या बताया कि अगर वो तीनों नंबरों पे मैं ऑपरेशन लगाऊं अलग अलग है, किसी एक पे लगाऊं चलेगा। अगर यही ऑपरेशन सारे मैं एक ही नंबर पे लगाता तो भी चलता। तो मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मैं आपको क्वेश्चन रिफ्रेज करूँ कि मैंने एक नंबर को 14.28% से इंक्रीज़ किया, फिर मैंने उसको x% से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया, फिर मैंने उसी नंबर को 9.09% से डिक्रीज़ किया, और रिजल्टेंट जो मेरा नंबर आया वो नंबर मेरा 20% आ गया। मतलब मेरे पास एक नंबर था n, मैंने उसको 14.28 से पहले इंक्रीज़ किया, फिर मैंने उसको x% से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया, फिर मैंने 9.09% से उसको डिक्रीज़ किया। तो जो रिजल्टेंट मेरा नंबर आया अब n, वो मेरा 20% इंक्रीज्ड आ गया। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तब भी आपका सेम मेथड लगेगा। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं एक क्वेश्चन को अलग अलग तरह से करने के। आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से उसको लगाते हो। ये तो आपका सिर्फ परसेंटेज में है कि हम लोग क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। जैसे आप आगे आओगे परसेंटेज उस पर, प्रॉफिट लॉस पे आओगे, मिक्सचर पे आओगे, एलिगेशन पे आओगे, या फिर आपके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आगे वो फ्रूट्स वाले, एलिगेशन वाले, या फिर वो शुगर कॉफ़ी वाले क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ तभी अप्लाई करनी है जब आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, जब आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट हो। अगर क्वेश्चन आपका परसेंटेज का है तो आप चाहे प्रोडक्ट कांस्टेंट वाले में इसको लगा दो या आपको वैल्यू दी होगी। मतलब कि इन क्वेश्चंस का यूज़ स्पेसिफिक है बाकी टॉपिक्स में, कहाँ पे, जब आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। इट परसेंटेज इटसेल्फ टॉपिक में इसका काफ़ी वास्ट यूज़ है आपका। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन कराया था, वो भी आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मैंने आपको करवाया था, लेकिन वहाँ पे मैंने आपको पूरा डिटेल में नहीं समझाया था कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता क्या है। वहाँ मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेके बताया था। वो क्वेश्चन क्या था कि मेरा एक नंबर 23.07% से डिक्रीज़ हुआ है, तो अब मैं इस नंबर को कितने % से इंक्रीज़ करूँ कि मेरा वापस से वही नंबर बन जाए जो पहले वाला था। तो मेरी 23.07% की वैल्यू 3/13 थी। क्या थी? 3/13 थी। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना निकलेगा? डिक्रीज़ हुई है तो 13 में से 3 गए 10, 10/13। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 10/13। अब 10/13 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, मुझे वापस वही नंबर बनाना है, तो मुझे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13/10 से। अब 13/10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, इसकी फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? 3/10, और 3/10 की वैल्यू कितनी होती है? 30% आंसर था क्वेश्चन का। जब आपने पिछली वीडियो में किया होगा आपको काफ़ी डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन वही चीज़ अगर मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ा दिया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मैंने आपको वो चीज़ बताई, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वो वाला कॉन्सेप्ट भी आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर का ही था, बट मैंने तब आपको डिटेल में नहीं बताया था। आज मैंने आपको डिटेल में बताया। अभी मैं आपको फिर से वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने क्वेश्चन करने में 5 मिनट लगाए थे, आज हमने यही क्वेश्चन 2 मिनट में किया है। ठीक है, तो ये भी आप पिछले वीडियो को देख सकते हो, जहाँ पे 23.07% वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। वहाँ पे हमने वो 2/9 और 9/2 मतलब 3/13 को कन्वर्ट किया 10/13 में। वो सब करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर से आप क्या कर सकते हो, 23.07% का मतलब होता है 3/13, 3/13 का मतलब होता है 10/13, 10/13 को कैंसिल आउट करना है तो 30 में 10 आएगा। 30/10 का फैक्टर मल्टीप्लाई फैक्टर से फैक्टर में कैसे आओगे? 3/10, 3/10 की वैल्यू कितनी होती है? 30%। तो ये था आपका मल्टीप्लाई फैक्टर के बेसिक क्वेश्चंस। अगले वीडियो में हम मल्टीप्लाई फैक्टर पे ही क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन
जब आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या दो से ज़्यादा नंबरों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रहेगा, उस तरह के क्वेश्चन आप कैसे हैंडल करोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। थैंक यू।